नमस्कार, वेलकम टू अडोस्थली। आज मैं फिर आपके साथ इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो लेके आया हूं। इससे पहले मैं बता दूं कि 6 सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। आपको प्लेलिस्ट में उनका एक्सेस मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उन वीडियोज़ को अवश्य देखें। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, यूजीसी नेट का पेपर हो, या फिर पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी आप अगर कर रहे हैं, पीजीटी सोशल साइंस, तो आपको यहाँ से इन वीडियोस को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया है वो या तो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं या उनके आगामी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट्स मिलता है। उसके साथ साथ मैं जनरल स्टडीज़ का प्रिपरेशन भी करवाता हूँ, खासकर इकोनॉमिक्स। तो आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको आज का हमारा ये सेशन पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या ग्रुप्स में शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following 5-year plans of India recognized human development as the core of development efforts? भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने मानव विकास को विकास प्रयासों के मूल रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन ए 8th 5-year प्लान, ऑप्शन बी 9th 5-year प्लान, ऑप्शन सी 10th 5-year प्लान, या ऑप्शन डी 11th 5-year प्लान। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 8th 5-year प्लान। 8th 5-year प्लान का टाइम पीरियड आपको मालूम होगा, 1992 से 1997 के बीच ये 5-year प्लान चला था, और इसने प्राइमरली जो फोकस दिया ह्यूमन डेवलपमेंट पे दिया। एडुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का सृजन हो गया, इवन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे भी इस 5-year प्लान ने फोकस दिया था। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी इसके कोर एजेंडा में था। तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा फोकस किसी पंचवर्षीय योजना में अगर दिया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट पे, तो वो 8th 5-year प्लान में दिया गया है। तो आपको मालूम होगा 1991 में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी, तो यही वो पंचवर्षीय योजना था जिसने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआती स्टेजेस को देखा। और इस 5-year प्लान में जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो गया, इन चीज़ों पर इस 5-year प्लान ने ज़्यादा फोकस किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, या ऑप्शन डी 2008। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी आपका 2006। तो एमएसएमई एक्ट जो आया था, एमएसएमईडी एक्ट 2006 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन था जिसने एक तरह से डिफाइन किया, और एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस लाए गए थे। और इस एक्ट ने डिफाइन किया माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। इसी एक्ट ने बोला कि जो भी लोन्स दिया जाएगा एमएसएमईज को, वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत कंसिडर किया जाएगा। पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो होता है, सरकारी एजेंसियां जो करती है, उसमें एमएसएमई सेक्टर को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसा इस एक्ट में कहा गया। और एमएसएमईज के कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस लाए गए, और डिले पेमेंट जो होता था एमएसएमईज को, उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए इसने MSEFC स्टेट लेवल माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल्स, तो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल का निर्माण किया गया स्टेट लेवल पे, ताकि जो डिले पेमेंट्स होता है एमएसएमईज को, उस इश्यूज को टैकल किया जा सके। तो आप समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन रहा 2006 वाला, जिसने एमएसएमई सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए।
तो इस एक्ट के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल और मीडियम, बोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में, तो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट लिमिट रखी गई वो 25 लाख रुपए से कम अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो इंडस्ट्री मानी जाएगी। 5 करोड़ से अगर कम इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में तो वो स्मॉल इंडस्ट्री माना जाएगा। और मीडियम के लिए 10 करोड़ था। वही सर्विसेज के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट को 10 लाख रखा गया फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस, 2 करोड़ फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और 5 करोड़ फॉर मीडियम इन सर्विस इंटरप्राइजेस। अभी जो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन है वो आप ध्यान रखेंगे, अब सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग को एक साथ कंसीडर किया जाता है। और जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो मैं बता दूं आपको, माइक्रो के लिए ये इन्वेस्टमेंट लिमिट है 1 करोड़ से 1 करोड़ और टर्नओवर है लेस देन ₹5 करोड़। फॉर स्मॉल इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़, टर्नओवर लेस देन 50 करोड़। अब बच गया आपका मीडियम इंटरप्राइजेस। तो अभी जो प्रेजेंट क्लासिफिकेशन है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए वो है इन्वेस्टमेंट लेस देन 20 करोड़, टर्नओवर शुड बी लेस देन 100 करोड़। तो 2006 वाला जो एक्ट था उसके अनुसार क्लासिफिकेशन ये था, बट अभी जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है एक कंपोजिट आपका क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे हम माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस क्लासिफाई करते हैं। तो यही है आपका माइक्रो के लिए 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट लिमिट रखी गई है लेस देन 1 करोड़ और टर्नओवर लेस देन 5 करोड़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के केस में इन्वेस्टमेंट लिमिट को लेस देन 10 करोड़ रखा गया है और टर्नओवर को 50 करोड़ लेस देन 50 करोड़। मीडियम इंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट लिमिट should be less than 20 करोड़ and turnover should be less than 100 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। What is the effect of deficit financing on economy? घाटे के वित्त पोषण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए रिडक्शन इन टैक्सेस, ऑप्शन बी इंक्रीज इन वेजेस, ऑप्शन सी इंक्रीज इन मनी सप्लाई या ऑप्शन डी डिक्रीज इन मनी सप्लाई। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग तब होता है जब सरकार अपने जो शॉर्टफॉल है इनकम में, मतलब जब सरकार का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और इनकम के सोर्सेस कम होते हैं, व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, तो वैसे केसेस में सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग को रिजॉर्ट करती है। इसके तहत या तो सरकार कर्ज लेती है, पब्लिक से पैसे उठाती है बाय सेलिंग बॉन्ड्स, या फिर नए करेंसी नोट्स को प्रिंट करती है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग तब रिजॉर्ट होता है, तब अपनाया जाता है जब सरकार के खर्च ज़्यादा होते हैं उसके रेवेन्यू के सोर्सेज से। तो एक गैप जो बनता है उसको फुलफिल करने के लिए सरकार बोरो करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल करती है, एडिशनल करेंसीज को प्रिंट करती है, या फिर आरबीआई का दरवाज़ा खटखटाती है, सेंट्रल बैंक से भी वो पैसे उठाती है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें डेफिसिट फाइनेंसिंग एक तरह से आपको देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि वो ग्रोथ के स्टेज में है, उनको खर्च करना ही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। इसलिए आप देखेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के सोर्सेज हैं उसमें एक गैप मिलता है आपको। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग जब होगा तो मनी सप्लाई में एक तरह से बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि सरकार खर्च कर रही है, लोगों के हाथ में पैसा दे रही है, तो एक तरह से सरकार इकोनॉमी में पंप करती है मनी को जब डेफिसिट फाइनेंसिंग अपनाया जाता है। इसलिए धन आपूर्ति में वृद्धि होगी जब डेफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव आपको इंक्रीज इन मनी सप्लाई के रूप में देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार जब खर्च करेगी तो लोगों को एक तरह से डिमांड होगा लोगों का, तो लोगों एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों के आय के स्रोत बढ़ेंगे। साथ साथ जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल करेगी सरकार तो मार्केट में एक तरह से पैसा आएगा, सरकार के द्वारा इकोनॉमी में मनी को पंप किया जाएगा। इसलिए इन्फ्लेशन के बढ़ने का चांसेस डेफिसिट फाइनेंसिंग के कारण रहता है और मनी सप्लाई बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीजनल रूरल बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दे वर एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमिटी,
State in which RRB is present is the default area of operation for each bank. Respective states are the largest shareholders in regional rural bank. Option D, they are allowed to issue credit and debit cards. तो पहला ऑप्शन तो आप देख लीजिए ये सही है। 1975 में आरआरबीज की स्थापना की गई थी और आपका पता होगा कि नरसिम्हन कमेटी जो बनी थी रूरल क्रेडिट पे, उसने ही रिकमेंड किया था आरआरबीज के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ऑप्शन बी, आप देखिए राज्य में आरआरबी मौजूद है। जिस राज्य में आरआरबी मौजूद है वह प्रत्येक बैंक के लिए परिचालन का डिफॉल्ट क्षेत्र है। भारत सरकार 2015 से 1 मई 2025 से वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी को सपोर्ट कर रही है। तो जनरली जिस स्टेट में आप आरआरबी देखेंगे उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन वही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आरआरबीज एक आरआरबी सिंगल आरआरबी एक से ज़्यादा स्टेट में आपको मिला करती थी, बट फ्रॉम 2025 ये माना जा रहा है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी अगर बढ़ाना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है और रीजनल रूरल बैंकिंग को स्ट्रेंथन करना है तो आरआरबीज की संख्या को घटाना पड़ेगा और हर एक स्टेट में एक आरआरबी होगी। अभी जैसे प्रेजेंट आरआरबी की संख्या है 43 और इसका टारगेट है कि इसको घटाकर 28 आरआरबीज का टारगेट को अचीव किया जाए। जैसे बिहार में आप देख लीजिए एग्जांपल, साउथ बिहार ग्रामीण बैंक है और नॉर्थ बिहार ग्रामीण बैंक है, उनको मर्ज कर दिया जाएगा और एक सिंगल बिहार ग्रामीण बैंक रहेगा। तो ऑप्शन बी भी आपका सही हो गया। ऑप्शन सी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में संबंधित राज्य सबसे बड़े शेयर धारक हैं। रिस्पेक्टिव स्टेट्स आर द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन रीजनल रूरल बैंक। आपको पता होगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है रीजनल रूरल बैंक में वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो स्पॉन्सर करती है रीजनल रूरल बैंक को, कमर्शियल बैंक, उनके बीच इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न डिवाइड होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है 50%, स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है मात्र 15%, और जो कंसर्न स्पॉन्सरिंग बैंक है उसकी हिस्सेदारी होती है 35%। तो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, उसके बाद स्पॉन्सरिंग बैंक की, उसके बाद राज्य सरकार की। तो एक तरह से ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दे आर अलाउड टू इशू क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ये ऑप्शन डी वाला जो है ये करेक्ट है। तो आरआरबीज डेबिट कार्ड भी इशू कर सकती है और क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकती है। तो इसमें जो एक ही इनकरेक्ट आपको दिखा वो ऑप्शन सी दिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। व्हाट इज ट्रू फॉर फाइनेंस कमीशन? इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। इट इज कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एन.के. सिंह इज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। पहला वाला जो आपका ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया गया था। ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन बी। ये भी सही है आपका, एन.के. सिंह इज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। तो आपको पता होगा कि फाइनेंस कमीशन का गठन हर एक 5 साल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया गया है। तो आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी एंड सी। और ऑप्शन इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑल ऑफ द अबव भी सही नहीं है। तो बी एंड सी यहाँ पे करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द कंट्री सिंस। देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब से शुरू किया गया है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2005, ऑप्शन बी 12 अप्रैल 2005, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2006 या ऑप्शन डी 12 अप्रैल 2006। तो आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। एनआरएचएम का जो मूल उद्देश्य था वो ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से जो कमजोर समूह के लोग हैं, उनको सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना था। तो आप ये डेट याद रखेंगे, 12 अप्रैल 2005 को एनआरएचएम की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दीपम? दीपम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इट इज ए सेपरेट डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Its key function is to implement the disinvestment policy of the central government.
The Department of Disinvestment has been renamed as Department of Investment and Public Asset Management from 14th April 2016. ये ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं। ये तीनों आपका ये सेपरेट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, और इसका मुख्य कार्य केंद्र सरकार की विनिवेश नीति को लागू करना है। और पहले इसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, जिसका नाम बदल के डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कर दिया गया, दीपम, 14 अप्रैल 2016 से। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है, जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनको डाइवेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रोग्राम है उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये दीपम ये सारी चीज़ों को हैंडल करती है, देखती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा आपका। आप समझ गए, दीपम का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट के रूप में ये काम करती है, और जो भी विनिवेश नीति है भारत सरकार की उसको कैसे लागू किया जाए उसके रिगार्डिंग सजेशंस ये देती है, उन प्रोग्राम्स को मॉनिटर करती है। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? विश्व में वस्तु और सेवा कर लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी यूके, या ऑप्शन डी जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 1954 में फ्रांस के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था, और आज तो 160 से भी ज़्यादा देश हैं जिन्होंने जीएसटी को अडॉप्ट किया हुआ है अपने देश में। जीएसटी बेसिकली एक वैल्यू एडेड टैक्स है जिसको लगाया जाता है ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, ये आप याद रखेंगे, और पहला देश था फ्रांस जिसने सबसे पहले जीएसटी को अपनाया 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन ट्विस्ट किससे संबंधित है? मिलिट्री एक्सरसाइज, सैन्य अभ्यास, ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल, एक मौद्रिक नीति उपकरण, एन एक्सरसाइज टू फाइट इंसर्जेंसी, उग्रवाद से लड़ने के लिए एक अभ्यास, या ऑप्शन डी ए मूव इन ए क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच में एक चाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। यहाँ पे जो रिजर्व बैंक होती है, सेंट्रल बैंक स्पेशली, वो बाई और सेल करती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, ताकि जो इंटरेस्ट रेट है उनको मैनिपुलेट किया जा सके, इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाया जा सके। मेन एम यही रहता है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है उनको कम किया जा सके, ताकि इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तभी आपके जो लोन्स हैं लोग वो ले पाएंगे, बिजनेस एक्टिविटीज़ को बूस्ट मिलेगा, एक डिमांड क्रिएट होगा, चाहे वो हाउसिंग सेक्टर का हो या और भी दूसरे सेक्टर का हो। ये जो कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन ट्विस्ट का, ये यूएस से ओरिजिनेट हुआ था 1961 में, जहाँ की रिजर्व बैंक जो थी, फेडरल रिजर्व बैंक, उसने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इस ऑपरेशन ट्विस्ट को अपनाया था। और बेसिकली जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है, आप जो पढ़े होंगे, वो इसी पे रिलाई करता है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ताकि जो लिक्विडिटी है मार्केट में और इंटरेस्ट रेट्स है उनको इन्फ्लुएंस किया जा सके। तो आप याद रखेंगे ऑपरेशन ट्विस्ट एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। द प्रोविजंस ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग डू नॉट अप्लाई टू, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के प्रावधान निम्नलिखित में किन पर लागू नहीं होते हैं? ऑप्शन ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन सी पेमेंट्स बैंक, या फिर ऑप्शन डी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो इसका जो करेक्ट होगा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पेमेंट बैंक पे ये पीएसएल नॉर्म्स अप्लाई नहीं होते हैं। बाकी जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक है, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, इन सभी पे पीएसएल नॉर्म्स अप्लाई होते हैं, बट पेमेंट बैंक पे पीएसएल नॉर्म्स अप्लाई नहीं होता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये गाइडलाइन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि बैंक को मैंडेट करती है कि आप एक फिक्स्ड पोर्शन अपना जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है उनको आप लोन के रूप में दीजिए, उन सेक्टर्स को ऋण दीजिए। जिन जिन सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में चिन्हित किया गया है वो है कृषि क्षेत्र, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी, एडुकेशन, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारे क्षेत्र हैं जिनको बैंक्स को मैंडेट किया गया है कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दीजिए। 40%
अपने क्रेडिट का जो एलोकेट करते हैं, जो भी क्रेडिट उसका 40% उनको इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को लेंड करना है, ऐसा मैंडेट किया गया है आरबीआई के द्वारा। मतलब 100 रुपये में 40 रुपया इन सेक्टर्स के विकास के लिए बैंक्स को लोन देना मैंडेटरी है। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, टोबिंग टैक्स इज ए टैक्स ऑन। टोबिंग कर एक कर है। ऑप्शन ए निर्यात पे, ये लगता है कि ऑप्शन बी आयात पे, या फिर ट्रांजैक्शंस जो होते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, विदेशी मुद्रा में जो लेन देन होते हैं, या फिर ऑप्शन डी सेल्स। तो आपको बताना है कि टोबिन टैक्स किस पे लगाया जाता है। तो मैं बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ये विदेशी मुद्रा में जो लेन देन होती है, करेंसी का बेसिकली जो कन्वर्जन होता है, उस पर ये टैक्स लगाया जाता है। इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स या फिर रॉबिनहुड टैक्स भी कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे, एफटीटी या फिर रॉबिनहुड टैक्स। तो मेन एम इस टैक्स का ही लगाने का ये होता है कि जो डिस्करेज किया जा सके जो शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में, जिससे कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी या फिर वॉलेटिलिटी आ सकती है। और बेसिकली ये बहुत ही स्मॉल टैक्स होता है, टिपिकली 0.1 to 0.5% के बीच लगाया जाता है इस टैक्स को। करेंसी कन्वर्जन पे ये लगता है। तो आप समझ गए, टोबिन टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन ट्रांजैक्शंस जो होता है फॉरेन एक्सचेंज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मार्केट बोरोइंग्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन। केंद्र सरकार के बाजार उधार किसमें शामिल हैं? ऑप्शन ए कैपिटल रिसिप्ट्स, ऑप्शन बी नॉन टैक्स रेवेन्यू, ऑप्शन सी टैक्स रेवेन्यू, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, पूंजीगत प्राप्तियां। तो कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में पहले आप समझिए। तो कैपिटल रिसिप्ट्स बेसिकली वैसी रिसिप्ट्स होती हैं जो कि रिजल्ट करती हैं इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड रिडक्शन इन एसेट्स। तो इसके तहत बोरिंग आता है, क्योंकि बोरिंग जब होगा तो लायबिलिटीज में बढ़ोतरी होती है। फिर डिसइन्वेस्टमेंट भी इसी का पार्ट होता है कैपिटल रिसिप्ट्स का, क्योंकि उसमें एसेट्स का रिडक्शन होता है एक तरह से। जब अपनी इक्विटीज़ को डाइवेस्ट करती है गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, तो एक तरह से उसके एसेट्स में रिडक्शन होता है। तो जब प्रॉपर्टी का सेल हो गया और बोरिंग्स हो गया, जिससे लायबिलिटीज़ बढ़ती है, तो इनको कैपिटल रिसिप्ट्स में का ये पार्ट है, आप ध्यान रखें। तो कैपिटल रिसिप्ट्स रिफर टू इनकम दैट आइदर इंक्रीजेज द गवर्नमेंट लायबिलिटीज और डिक्रीजेज इट्स एसेट्स। तो मार्केट बोरोइंग्स जो पार्ट होता है वो कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कमिटीज आपको दी गई हैं, आपको बताना है कि किन कमिटीज ने किस काम को अंजाम दिया था, किसके लिए ये कमिटीज का गठन हुआ था। सबसे पहले रेखी कमेटी को हम देखें। इसका है सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ऑप्शन बी नंजुनदप्पा कमेटी रेलवे फेयर, ऑप्शन सी रंगराजन कमेटी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑप्शन डी गोपियोरे कमेटी बैंकिंग सर्विसेज इंप्रूवमेंट। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सही नहीं मिलान किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि रेखी कमेटी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे काम किया था। रेखी कमेटी ने इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिफॉर्म करने के लिए रेखी कमेटी का गठन किया गया था 1992 में भारत सरकार के द्वारा। और बाकी जो ऑप्शंस है वो सही है। नंजुनदापा कमेटी रेलवे फेयर्स, रंगराजन कमेटी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिया था। गोपियोरे कमेटी ने भी बैंकिंग सेक्टर में जो सर्विस है कस्टमर्स को दी जाती है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सके उसके लिए अपने रिकमेंडेशंस दिए थे। और रेखी कमेटी का नाम आप इनडायरेक्ट टैक्सेस कमेटी के रूप में याद रखेंगे। 1992 में इसका गठन किया गया था। इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए रेखी कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टैक्सेस। निम्नलिखित करों पर विचार करें। ऑप्शन ए फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, ऑप्शन बी इंटरेस्ट टैक्स, ऑप्शन सी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन इज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो आपको ये जो टैक्स दिए गए हैं आपको बताना है कि इसमें कौन से डायरेक्ट टैक्सेस के रूप में आते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट है, इसलिए ऑप्शन डी आपका
करेक्ट आंसर होगा। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स बेसिकली ये वो टैक्स हैं, जैसे आप जिस भी कंपनी या जहाँ किसी संस्था में काम करते होंगे तो बहुत सारे आपको फैसिलिटीज़ अलग से इनकम के अलावा प्रोवाइड की जाती है, जैसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फैसिलिटी हो गया, आपके बच्चों का एजुकेशन फैसिलिटी हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज़, आपको हाउसिंग फैसिलिटीज़। तो इस पर अगर टैक्स लगेगा तो उसको हम फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कहते हैं। इंटरेस्ट टैक्स तो आप समझते ही हैं, और जो ट्रांजेक्शन्स होता है स्टॉक मार्केट में उस पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन्स टैक्स लगता है। तो ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस के कैटेगरी में आते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आप देख ले, ऐसे इसका मैच होगा। फ्री ट्रेड एरिया, ट्रेड इज़ फ्री एंड नो कस्टम ड्यूटीज़। कस्टम यूनियन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो नो कस्टम ड्यूटीज़ ऑन नॉन मेंबर। कॉमन मार्केट, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड एंड फैक्टर मूवमेंट। और ऑप्शन डी इकोनॉमिक यूनियन, ये सबसे एडवांस स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा होगा। पहला आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, उसके बाद आपने फ्री ट्रेड एरिया, उसके बाद आपका आता है कस्टम यूनियन, फिर आपका कॉमन मार्केट एंड देन आपका इकोनॉमिक यूनियन। सबसे एडवांस में सबसे पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, फिर फ्री ट्रेड एरिया, फिर कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट, और सबसे एडवांस स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन आपका इकोनॉमिक यूनियन होता है। फ्री ट्रेड एरिया में आपका इंटरनल बैरियर्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, बट एक कंट्रीज जो फ्री ट्रेड एरिया का पार्ट है वो इंडिपेंडेंट अपना एक्सटर्नल बैरियर्स लगा सकता है, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल बैरियर्स। वहीं कस्टम यूनियन में फ्री ट्रेड एरिया प्लस मतलब इंटरनल बैरियर्स को रिमूव किया जाता है, बट एक जो भी कंट्रीज में शामिल होती है वो एक कॉमन एक्सटर्नल बैरियर पे एग्री हो जाती है कि सब देशों के लिए जो भी कस्टम यूनियन के पार्ट होंगे उनके लिए ये पॉलिसी समान होगी, कॉमन एक्सटर्नल बैरियर। एग्जाम्पल आपका टर्की, रशिया, यूरोपियन यूनियन जो एक कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाती है। उसके बाद आपका कॉमन मार्केट, इसमें भी जो इंटरनल बैरियर्स होते हैं मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा उनको हटा लिया जाता है। कॉमन एक्सटर्नल बैरियर यहाँ भी रहता है, साथ साथ यहाँ पे फ्री मूवमेंट होता है रिसोर्सेज का, चाहे वो लेबर हो, तो फैक्टर मूवमेंट के साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट यहाँ पे फ्री होता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है कॉमन मार्केट में। और सबसे एडवांस स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन होता है इकोनॉमिक यूनियन, जहाँ पे सारी तरह के इंटरनल बैरियर्स को एलिमिनेट कर लिया जाता है, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ को अडॉप्ट किया जाता है, फ्री मूवमेंट होता है यहाँ पे रिसोर्सेज का, और यूनिफॉर्म सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपनाया जाता है, जैसे आपका यूरोपियन यूनियन में आप देखते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ भी दिया जा सकता है कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं या फिर असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं कि किस में सबसे ज़्यादा आपको इंटीग्रेशन मिलेगा एडवांस स्टेज का। तो आप प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फ्री ट्रेड एरिया, उसके बाद कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट, और देन फाइनली इकोनॉमिक यूनियन। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विच अमंग देम इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे दिया गया है, आपको इनकरेक्ट कौन मैच है बताना है। इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिस्टिक्स, IMF, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, या फिर डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक। तो इसमें कौन सा इनकरेक्टली मैच है ये आपको बताना है। तो इसमें जो ये वाला है ना, ये आपका इनकरेक्ट मैच है, क्योंकि इसको अंटार्ड नहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लाया जाता है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो इसमें सिर्फ एक ही करेक्ट है आपका, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया जाता था आप बोल सकते हैं, क्योंकि 2021 से इसके डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और एक नया रिपोर्ट बिजनेस रेडी रिपोर्ट करके लाया जा रहा है। तो ये आपका करेक्ट है, बाकी सारा इनकरेक्ट है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंटार्ड के द्वारा लाया जाता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लाया जाता है। इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिस्टिक्स का रिपोर्ट
वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्क्यू इन्फ्लेशन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्क्यू इन्फ्लेशन की सही परिभाषा है? सस्टेन्ड एंड अक्रॉस द बोर्ड प्राइस इंक्रीज इन कमोडिटीज, इन्फ्लेशन इन सम कमोडिटीज while deflation in others, inflation along with stagnation in the economy. ऑप्शन डी नन ऑफ द above। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेसिकली बी, क्योंकि इन्फ्लेशन में आप देखते हैं एक जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस होती है, बट स्क्यूफ्लेशन में जब होगा तो किसी स्पेसिफिक सेक्टर या स्पेसिफिक गुड्स की प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ेगी और बाकी आपको ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आपको इन जनरल नहीं मिलेगा। ओवरऑल जो इन्फ्लेशन रेट होगा वो आपका मान लीजिए लोअर हो सकता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देखने को मिलेगा, जैसे कि फ्यूल प्राइसेस हो गया मान लीजिए, या फिर फूड ग्रेन्स के प्राइसेस हो गए, वो बहुत इंक्रीज कर रहे हो, और जो नॉन फूड आइटम्स है उसमें उतनी आपकी प्राइस राइज नहीं हो रही हो, तो इस टाइप के इन्फ्लेशन को हम स्क्यू इन्फ्लेशन कहते हैं, या फिर स्क्यूफ्लेशन, SQW फ्लेशन। स्क्यूनेस आपने पढ़ा होगा, एक टर्म जो स्टैटिस्टिक्स में आपने देखा होगा। तो जब किसी स्क्यूड कब रहता है तो एक पर्टिकुलर एरिया की तरफ आपका एक्सेस की तरफ उसका झुकाव रहता है, तो यही होता है। किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, तो ऐसे इन्फ्लेशन को हम स्क्यू इन्फ्लेशन कहते हैं। तो स्क्यू इन्फ्लेशन जब होगा तो ये वाइड स्प्रेड इन्फ्लेशन नहीं होगा, ये किसी टेम्पररी प्राइस राइज होगा किसी स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विथ रेफरेंस टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू एक्वायर लेस देन 10% शेयर्स ऑफ ए कंपनी इज कैटेगराइज्ड एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। आपसे यहाँ FIIs के बारे में पूछ रहा है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। और FIIs कैन इन्वेस्ट ओनली इन कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 only, both 1 and 2, ऑप्शन C 2 only, ऑप्शन D neither 1 nor 2। तो इसमें आपका ऑप्शन A आपका सही होगा, ऑप्शन B आपका सही नहीं होगा, बिकॉज FIIs कैन इन्वेस्ट इन बोथ लिस्टेड एज वेल अनलिस्टेड कंपनीज। FIIs can invest in financial instruments that are not traded on a stock exchange, such as unlisted shares or non-convertible debentures। तो आपका इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन A। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखा जाए। द क्वाइनेज एक्ट 2011 अलाउज इशू ऑफ क्वाइंस अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ डैश रुपये इन इंडिया। सिक्का अधिनियम 2011 भारत में डैश रुपये मूल्य तक के सिक्के जारी करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए 100 रुपये, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 1000 या ऑप्शन डी 200। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 1000 रुपये तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं, यही मैक्सिमम डिनोमिनेशन है। 1000 रुपये तक का आपका सिक्का बाजार में लाया जा सकता है, इस एक्ट के द्वारा ये मैंडेट किया गया है। मैक्सिमम 1000 रुपये तक के सिक्के, तो 1 रुपये के सिक्के से 1000 रुपये तक के सिक्के आप जारी किया जा सकता है इस एक्ट के द्वारा। तो मैक्सिमम डिनोमिनेशन लिमिट 1000 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाई। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। इसको प्रिपेयर किया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो होते हैं उनके गाइडेंस के अंदर। और इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रीवियस ईयर के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का उसमें एनालिसिस होता है और ऑनगोइंग ईयर्स में क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रहने जा रही है, खासकर जो कमिंग ईयर है उसके बारे में बताया जाता है। लॉन्ग टर्म विजन भी प्रस्तुत किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे में। तो जो डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर्स का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, वही इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में प्रस्तुत करता है और ये यूनियन बजट से जस्ट पहले इसका लाया जाता है इकोनॉमिक सर्वे। आप सबों को ये मालूम होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का वीडियो सेशन का। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन बना रहता है
और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स या दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज का अपडेट मिलते रहे। साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।